बोराडे सर, अन्ना सर को तो जानते हैं। अरे वाह, तो कितने स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज सर में? यहाँ पे टोटल कैंपस में 20,000 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 20,000। किसमें? नैक एक्रेडिटेशन अभी नैक का जो असेसमेंट हुआ तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग हमारा अभी इसमें सुंदर नाम है सर। जो स्कीम या ठिकाणी सभागृहात उपस्थित असणारे सर्व मान्यवर अतिथी निमंत्रित आणि तज्ञ मंडळी, ज्यामध्ये मान्य डॉक्टर भालचंद्र मुनघेकर, मान्य कॉम्रेड वृंदा कारत, मान्य जहीर अली, मान्य बाबा आढाव, मान्य भाई वैद्य, मान्य डॉक्टर द्वारकादास लोहिया, मान्य मेधा पाटकर, मान्य नरेंद्र चपळगावकर, मान्य डॉक्टर हमीद दाभोळकर, मान्य अनवर राजन, मान्य असीम सरोदे आदी मान्यवरांनी उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले आहे. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आजच्या व्याख्यानाचे हे आयोजन या ठिकाणी करण्यात आले आहे. भारतीय लोकशाही समोरील आव्हाने या विषयावर भाष्य करण्यासाठी आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत ज्येष्ठ विधिज्ञ सर्वोच्च न्यायालय माननीय ॲडव्होकेट प्रशांत भूषण सर, आणि आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवण्यासाठी उपस्थित आहेत माननीय ॲडव्होकेट अंकुश भालेकर सर. कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यापूर्वी ज्यांचं स्मरण करणे अत्यावश्यक ठरते असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांची प्रखर भूमिका घेऊन मराठी साहित्याचा अवकाश ज्यांनी समर्थपणे पेलला आहे आणि वैचारिक ललित समीक्षा लेखन करणारे, मराठी साहित्य विश्वाला भरीव योगदान देणारे ज्येष्ठ साहित्यिक नागनाथ कोतापल्ले सर यांचं नुकतंच निधन झालं. त्यांच्या निधनाने आमच्यासारख्या मराठीच्या अभ्यासकांचे जे काही नुकसान झालं ते नक्कीच शब्दातीत असे आहे. मी व्यासपीठावर उपस्थित आणि सभागृहामध्ये उपस्थित आपणा सर्वांना विनंती करते की कृपया आपण 2 मिनिटं उभं राहून मौन पाळावं आणि आदरणीय कोतापल्ले सरांना श्रद्धांजली अर्पण करावी. धन्यवाद. यानंतर आपण मुख्य कार्यक्रमाकडे वळूया. कृपया आपण त्यांचे सचिव ॲडव्होकेट सुनील कागत यांनी करावं अशी विनंती करते. आजच्या कार्यक्रमातील व्याख्याते ॲडव्होकेट धन्यवाद सर. यानंतर ॲडव्होकेट प्रतिष्ठानचे कोषाध्यक्ष माननीय अण्णासाहेब मराठी माननीय श्री सुभाष लोमटे सर यांचे देवगिरी महाविद्यालयाचे
माननीय ॲडव्होकेट सुनील काळदा, मान्य श्री नरेंद्र या ठिकाणी होत आहे. व सुधाताई यांच्या पवित्र स्मृतीस पहिल्यांदा मी विनम्र अभिवादन करतो. आज या ठिकाणी बापू सुधा प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित या व्याख्यानासाठी उपस्थित झालेले या आजचे व्याख्याते सर्वोच्च न्यायालयातील विधिज्ञ माननीय ॲडव्होकेट प्रशांत भूषण, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अंकुश भालेकर, बापू सुधा काळदाते प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष माननीय प्राचार्य प्रतापराव बोराडे सर, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य माननीय त्र्यंबकराव पाथरीकर साहेब, देवगिरी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर अशोक तेजनकर सर, ज्येष्ठ समाजवादी नेते माननीय अण्णासाहेब खंदारे, साथी सुभाष लोमटे, बापू सुधा प्रतिष्ठानचे सचिव ॲडव्होकेट सुनील काळदाते, या ठिकाणी उपस्थित असलेले या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर आरबाड सर, प्राचार्य डॉक्टर उल्हास शिवरकर सर, माननीय श्री जयदेव डोळे सर, डॉक्टर खैरनार सर, या प्रतिष्ठानचे माननीय रणजित खंदारे, प्राध्यापक प्रकाश शिरसाट, प्राध्यापक राम चव्हाण, सौ सुलभा खंदारे, प्राध्यापक संतोष भोसले, प्राध्यापक समिता जाधव व डॉक्टर आनंद देशमुख, आणि या ठिकाणी या व्याख्यानासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले बापू सुधाताई यांच्या विचारावर प्रेम करणारे आपण सर्व त्यांचे पुनश्च एकदा प्रतिष्ठानच्या वतीने मी या ठिकाणी स्वागत करतो. खरं तर डॉक्टर कैलासवासी डॉक्टर बापूसाहेब काळदाते हे राष्ट्र सेवा दलाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते होते. हे आपण सर्वच जण जाणता. स्वातंत्र्य, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद ही मूल्ये समाजात वाढावी व धर्मवाद, जातीवाद व विषमतावाद विरोधी समताधिष्ठित समाज निर्माण करणे ही राष्ट्र सेवा दलाची ध्येय आहेत. या तत्वांशी व ध्येयांशी प्रामाणिक राहत कैलासवासी बापूंनी आयुष्यभर समाजकारण व राजकारण केले. घाती वक्तृत्व ही बापूंच्या व्यक्तिमत्वाची प्रमुख ओळख होती, हे आपण सगळेच जाणता. या धारदार वक्तृत्वाने बापूंनी वर्चस्ववाद, जातीवाद व आदर्श लोकशाहीच्या आड येणाऱ्या प्रत्येक घटकावर प्रहार केला. त्यामुळेच बापूंची जी काही भाषणे होती ते सामान्याच्या हजारोंच्या सभा असो, विधिमंडळ असो की संसद, या सर्व ठिकाणी बापूंची भाषणं मोठ्या प्रमाणावर गाजली. एकतर साधी राहणी व उच्च विचारसारणी हे ब्रीद बापूंच्या बाबतीत तंतोतंत खरे ठरते, आणि जो बोले तैसा चाले हे देखील ब्रीद बापूंच्या बाबतीत तंतोतंत खरे ठरते. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला विरोध करत बापूंनी तुरुंगवास स्वीकारला. 19 महिने बापू नाशिक येथील तुरुंगात होते. वेगवेगळ्या सत्याग्रहामुळे बापूंना 11 वेळा तुरुंगवास सोसावा लागला, परंतु बापू अशा तुरुंगवासामुळे कधी खचले नाहीत किंवा कधी घाबरून तत्वांना मुरड घातली नाही. त्या काळात डॉक्टर सुधा मायदेव यांच्याशी आंतरजातीय विवाह करणे ही सोपी गोष्ट नव्हती. त्या काळात पाटलाच्या मुलाने ब्राह्मणाच्या मुलीशी आणि पुन्हा राजकारण करायचं ही काही सोपी गोष्ट नव्हती. बापूंनी भाषणातून फक्त तत्व मांडली नाही, तर ती तत्वे आचरणात आणली. चंद्रशेखर सरकारमध्ये चालून आलेले केंद्रीय मंत्रिपद नाकारून स्वतःच्या वैचारिक मूल्यांच्या बाजूने ते उभे राहिले. अशी गोष्ट आजच्या राजकारणात पाहायला मिळणे ही दुरापास्त आहे. सरकारने दिलेला मुंबईतील बंगला नाकारणे, सरकारी पैशातून वैद्यकीय उपचार नाकारणे, या घटनांमधून म्हणजे परदेशी उपचार, या घटनांमधून बापूंची मूल्यांप्रती असलेली बांधिलकी सिद्ध होते. स्वतः घराणेशाहीवर टीका करत असताना आपल्या पुतण्याच्या साखर कारखान्याची शिफारस करण्याऐवजी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील साखर कारखान्याची शिफारस करणे हेही एक आदर्शवादाचे उदाहरण आहे. पुलदच्या काळात बापू घटक पक्षांच्या समन्वय समितीचे सदस्य होते. त्यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठाला देण्याची शिफारस बापूंनी केली. नामांतर विरोधकांनी त्या काळात बापूंवरच्या घरावर मोर्चा काढला होता. डोळे सरांना माहीत असेल त्या. अनेक संसदीय समित्यांचे सदस्य असणाऱ्या बापूंनी मराठवाड्याची गुणवत्ता राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सिद्ध केली होती. कैलासवासी सुधाताई या बापूंच्या राष्ट्रसेवा दलातील सहकारी.
नंतर जीवनातील सहचारिणी बनल्या. त्या समाजशास्त्राच्या प्राध्यापिका होत्या. त्यांनी आपल्या देवगिरी महाविद्यालय व नंतर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये प्राध्यापकाची नोकरी करून कुटुंबाचे पालन पोषण केले. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुधाताईंचे बरेच शोध निबंध आहेत. महिलांच्या अनेक प्रश्नावर सुधाताईंनी बरेच काम केले. आणीबाणीमध्ये तुरुंगात असताना सामान्य कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबाला राष्ट्रसेवा दलाच्या कार्यकर्त्यांनी जमा केलेला निधी रक्कम पोहोचवण्याची जबाबदारी सुधाताईंनी पार पाडली. प्रेरणा ट्रस्टच्या माध्यमातून दिव्यांगांना प्रशिक्षित करून त्यांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्याचे काम ही ताईंनी केले. अशा या समाजासाठी आयुष्य झोकून देणाऱ्या बापू व सुधा काळदाते यांचे कार्य व विचार पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचावे. भारतीय संविधानातील मूल्यांबाबत समाजामध्ये जागृती निर्माण व्हावी. लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण व संवर्धन व्हावे. तरुणांमध्ये सामाजिक बांधिलकी व राष्ट्रीय भावना निर्माण व्हावी. याकरिता समाज शिक्षण व प्रबोधन करण्याच्या हेतूने बापू सुधा प्रतिष्ठानची 2012 साली स्थापना करण्यात आली. या प्रतिष्ठानच्या मार्फत व्याख्यानमाला, चर्चासत्रे व कार्यशाळेच्या माध्यमातून समाज प्रबोधनाचे कार्य केले जाते. त्याकरिता देश पातळीवरील ज्येष्ठ नामांकित तज्ज्ञ अभ्यासू व्यक्तींना आमंत्रित केले जाते. या प्रतिष्ठानने गेल्या सलग 7 वर्ष भारतीय संविधान परिचय अभ्यासक्रम चालवण्यात आला. गेल्या 3 वर्षांमध्ये सुमारे 200 विद्यार्थी व नागरिकांनी या अभ्यासक्रमाचा लाभ घेतला. यापुढेही हा अभ्यासक्रम सुरू ठेवण्याचा प्रतिष्ठानचा मानस आहे. यासहच शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून इतरही उपक्रम राबवले जाणार आहेत. यावर्षी जसा आज या ठिकाणी या विषयावर व्याख्यान होत आहे, तसंच एक 15 दिवसापूर्वी लातूर येथे देखील माजी कुलगुरू डॉक्टर भालचंद्र मुनगेकर यांचे देखील व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्या व्याख्यानालाही मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. त्याचबरोबर बापूंच्या नावाने वक्तृत्व स्पर्धा अंबाजोगाई, औरंगाबाद व नांदेड ह्या मराठवाड्यातील 3 महत्त्वाच्या ठिकाणी आयोजित करण्यात येते. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या वक्तृत्व गुणाला संधी देण्याचा प्रयत्न केला जातो. आज या ठिकाणी बापूंच्या स्मरणाच्या निमित्ताने आपण ज्येष्ठ विधिज्ञ सर्वोच्च न्यायालयातील ॲडव्होकेट प्रशांत भूषण सर यांना ऐकणार आहोत. ॲडव्होकेट प्रशांत भूषण सर हे देखील या देशातील लोकशाही बळकट व्हावी, या देशातील भ्रष्टाचार समूळ नष्ट व्हावा याकरिता आंदोलने, चळवळी व कायदेशीर मार्गाने सदैव कार्यरत असतात. आजच्या धार्मिक व जातीय उन्मादाच्या काळात विचार व व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य सामान्य नागरिक म्हणून आपण गमावून बसतो का काय, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना व ईडीच्या भीतीने सरकारे बनवली बिघडवली जात असताना बापूंचे स्मरण करणे व तरुणांपुढे आदर्श निर्माण करणे गरजेचे वाटते. जय हिंद, जय भीम. धन्यवाद सर. यानंतर नियोजित कार्यक्रमामध्ये थोडासा तांत्रिक कारणामुळे थोडासा बदल करून आपण अध्यक्ष समारोप अगोदर घेणार आहोत. मी आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष ॲडव्होकेट अंकुश भालेकर सर यांना आमंत्रित करते की त्यांनी अध्यक्ष समारोप करावा. बापू सुधा काळदाते प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बोराडे, व्यासपीठावरील सर्व मित्र आणि बंधू भगिनींनो, अशाच तऱ्हेचे कार्यक्रम मला आढळतात. इमर्जन्सीच्या अगोदर आणि इमर्जन्सीच्या नंतरही लोकशाही समोरील आव्हाने याची चर्चा आपण केलेली आहे. त्यावेळेस प्रश्न होता इंदिराज इंडिया विरोधात काय करायचं ते. आज 2 व्यक्तींच्याच हातात सगळे सूत्र देशाचे, तेच महत्वाचं आव्हान आपल्या समोर आहे. पण मला त्याची चिंता या अर्थानं वाटत नाही, म्हणजे एक राजकीय पोकळी आज निर्माण झालेली, म्हणूनच 2 व्यक्तींच्या हातात पूर्ण सत्ता गेलेली. आणि ही राजकीय पोकळी भरून कशी काढायची हा खरा मुद्दा आहे. कोणत्या पक्षाच्या रूपानं, कोणत्या व्यक्तीच्या रूपानं भरून निघेल मला माहित नाही. आज लोकांचे वेगवेगळे प्रयत्न चालू आहेत. माझं मत आहे की ही राजकीय पोकळी कधीही पोकळी राहू शकत नाही राजकीय जीवनामध्ये. ती कुठल्या तरी रूपानं भरणारच आहे. त्याकरता योग्य दिशेने जे पावलं उचलले पाहिजेत ऍक्टिव्हिस्ट लोकांनी, प्रशांत भूषणजी सारख्या वकिलांनी, आणि ते योग्य दिशेने आपण पाऊल उचलत आहोत. जागृती निर्माण करण्याचं काम लोकांच्या मनात
त्यावेळेस मी पाहत होतो की इंदिरा इन इंडिया झाल्या कारण काय लोकांच्या मनावर भुरळ पाडली होती त्यांनी. म्हणजे मी 1991 बापू काळजात्यांच्या प्रचाराला गेलो होतो भोकरदन तालुक्यात लोकसभेच्या. गोरगरिबांच्या घरात जायचो तर तिथं पोस्टर असायचं संजय गांधी आणि इंदिरा गांधीचं. झोपडी दिली होती असं म्हटलं होतं, पण कुणाला किती मिळायला माहित नाही. पण एक प्रकारची भुरळ लोक माणसावर पाडण्यात इंदिरा गांधी आणि त्यावेळेचं काँग्रेस सरकार यशस्वी झालं होतं, याच्यात काही वाद नाही. तशाच प्रकारची भुरळ असताना सुद्धा एक त्यावेळेस पोकळी होती निर्माण झाली होती. अपोजिशन फार स्ट्रॉंग नव्हतं, आजच्या पेक्षा इतकं कमकुवत नव्हतं आजच्या इतकं, पण त्यावेळेस निदान काही राजकीय व्यक्ती दिशा असलेले व्यक्ती समोर होते, पण लोक माणसाचा पाठिंबा नव्हता त्यांना, त्यामुळे पोकळी वाढत होती. इमर्जन्सीने ती पोकळी भरून काढली, कसं कळलं नाही. आम्हाला वाटत होतं काय होईल माहित नाही, कोण निवडून येईल. निवडून येणाऱ्यांना सुद्धा माहित नव्हतं की आपण निवडून येऊ का, असं बापू काळजात ते स्वतः म्हणाले. मला वाटलंच नाही मी निवडून येईल म्हणून, पण ती पोकळी भरून काढली. माझं मत आहे की या देशातलं कुशी वांग नाहीये, वेळेवर ती नक्कीच अतिशय पद्धतशीरपणे ही पोकळी भरून काढण्याचं काम होणार आहे. आजही तीच पोकळी दिसते. लोकशाही आणि सेक्युलरिझम हे भारतीय मनाच्या रक्तात भिनलेलं आहे असं माझं मत आहे. मला आठवतं बापू काळजात्यांचं भाषण, श्रद्धांचे बाजार करणाऱ्यांना तुम्ही मत देणार की नाही असं म्हणायचे ते. आणि या देशात श्रद्धांचा बाजार करणाऱ्याला कधी स्थान मिळणार नाही हे माझं आजही ठाम मत आहे. जरी आपल्याला वाटत असलं ते सुद्धा श्रद्धाचा विषय काढून नाही आले निवडून. सबका साथ सबका विश्वास व्यापक भूमिका घेऊनच आले होते. कोणीही एका म्हणजे भारताचं डायव्हर्सिटी इज द स्ट्रेंथ. भारताची जर खरी काही स्ट्रेंथ असेल तर डायव्हर्सिटी आहे. आणि या देशातच मी पाहतो जगाच्या पाठीवर एकमेव भारत देश आहे की जिथे सगळ्या धर्माचे लोक शांततेने नांदू शकतात अशी अवस्था आहे. आजही नांदतात, अनेक वर्षापासून आहेत. तर ही भूमी उदार मनाची आहे आणि हे उदार आणि व्यापक असे जी मानसिकता आहे ही आपल्या देशाचं स्वातंत्र्य देशाचं वैशिष्ट्य आहे. या देशात त्याग करणारे, समाजाचं भान ठेवून वागणारे लोक होते. मी बापू काळजात्यांचा उल्लेख केला प्रास्ताविकामध्ये, त्यांनी त्या प्रसंगाचा मी साक्षीदार आहे. इंदुबाई पटेल तेव्हा सगळ्या सहकारी कारखान्याचे कमिटीचे चेअरमन होते. पंतप्रधान झाले होते चंद्रशेखरजी. बापू काळजात्यांचे अतिशय घनिष्ठ मित्र, जे बंधू मानत होते बापूंना. आणि ते आले. मी त्यावेळेस बापूंच्या घरी मीच होतो, आम्ही दोघंच बसलेलो होतो. आणि ते इंदुबाई पटेल आले आणि म्हणाले की बापू मैं आया हूँ अध्यक्ष जी के कहने पे. त्यावेळेस चंद्रशेखर पंतप्रधान होते, पण पंतप्रधान त्यांना कोणी म्हणत नव्हतं, अध्यक्षजीच म्हणायचे नेहमी. अध्यक्ष जी ने मेरे को भेजा है आपके पास. वो बहुत नाराज है कि आप उनका मित्र उनके साथ नहीं है. और त्यांनी ऑफर दिली ताबडतोब. उनका ये कहना है कि आप उनके साथ रहे, आप भी देश के होम मिनिस्टर होंगे, यू विल बी in the rank of the cabinet. ऐसा आपके और उनके साथ आप रहो, ऐसा उनकी बहुत इच्छा है. उसके लिए मैं आपको संदेश लेके आया हूँ. मित्रांनो, त्यावेळेस मी पाहिलं व्हॅल्यूच्या पुढे सत्ता वगैरे कशी कसपटासमार समजण्याची त्यांची ताकद पाहिली मी बापूंची. ते सहज म्हणाले, हो उनको दोस्त आपके दोस्त को बोलो कि बापू ऐसा इतना इजीली आपके पास दोस्ती रहेगी, मगर राजकीय जो विरोध है, आपने जो तरह से पंतप्रधान का पद स्वीकार किया है हमें मान्य नहीं है. पूर्ण महाराष्ट्र त्यावेळेस राष्ट्रपती आपला चंद्रशेखर सोबत नव्हता. ज्या तऱ्हेने चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले राजीव गांधीच्या पाठिंब्यावरून, ज्याला विरोध केला आणि त्याच्याच पाठिंब्यावर पंतप्रधान झाले होते. ही या मूल्यांना महत्व देणारी पिढी आणि अनेक नेते आजही आहेत. आणि मला असं वाटतं की त्यांनी जागा होऊन आज आपण जर लोकांमध्ये जर गेलो, खऱ्या अर्थानं जागृती निर्माण केली, तर या देशाची लोकशाही कोणतेही आव्हान असो, आतापर्यंत आव्हान आपण खूप स्वीकारलेले आहेत यशस्वीपणे. आजही लोकशाही चालू आहे. मित्रांनो,
आपल्या व्हॅल्यूचा जर कोणता विजय दिसत असेल मला तर त्या दिवशी दिसला मला, ज्या दिवशी पंतप्रधान मोदी झाले आणि त्यांनी घरी ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर महात्मा गांधीच्या फोटोला फुलं वाहून नमस्कार केला. मला असं वाटतं की महात्मा गांधीच्या विचाराचा विजय आहे. एकीकडे मी बाकीचं काही बोलत नाही, महात्मा गांधीची हत्या वगैरे वगैरे ते काय करत नाही, पण त्यातून समजून घ्या महात्मा गांधीच्या विचाराशिवाय जगात काही चालणार नाहीये. अहिंसा आणि परमो धर्म म्हणतो ना, सत्य आणि अहिंसा या दोन तत्वाला धरूनच चालणार आहे. जग आज पूर्ण या विचारांना भारून गेलेलं आहे. या जगावर या विचारांचं आजही काय म्हणतात अधिराज्य आहे, प्राबल्य आहे. आणि म्हणून मला लोकशाही समोर आजची आव्हानं वेगळे असतील, आपण ऐकूया प्रशांत भूषणजींच्या मुखातून, पण ही आव्हानं पेलण्याची शक्ती आपल्यामध्ये अजूनही आहे. भारत एकमेव देश असा आहे की जिथे सगळ्यात जगामध्ये एकमेव देश आहे की जिथे तरुणांचं इतकं मोठ्या संख्येनं प्राबल्य आहे. आणि हा तरुण वर्ग मला असं वाटतं की देशाचे पूर्ण लोकशाही आणि सेक्युलरिझम जिवंत ठेवण्याकरता सक्षम असेल. एवढंच मी या निमित्तानं बोलतो आणि प्रशांतजीला त्यांचे विचार मांड. जय गुरु. धन्यवाद सर. कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी ॲडव्होकेट प्रशांत भूषण सर यांचा परिचय करून द्यावा अशी मी विनंती माननीय सुभाष लोमटे सर यांना करते. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमचे मित्र ॲडव्होकेट अंकुशजी भालेकर, प्रमुख पाहुणे ॲडव्होकेट प्रशांतजी भूषण, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि बंधू भगिनींनो, खरं तर माझ्यावर दिलेली जबाबदारी खूप अवघडी आहे आणि खूप सोपी आहे. सोपी या अर्थानं की तुमच्या हातामध्ये मोबाईल आहेत, गुगलवरती जाऊन फक्त प्रशांत भूषण जर तुम्ही टाईप केलं तर त्यांच्याबद्दलचं सगळं तुमच्यासमोर येईल. त्यामुळे त्याच्यामध्ये फार वेळ घालवण्याची गरज आहे असं मला वाटत नाही. दुसरं, ते जे काही आता मांडणी करतील, ज्या विषयाच्या संदर्भामध्ये आपण त्यांना आज इथं पाचारण केलेलं आहे, त्यावरूनही त्यांचा परिचय होणारच आहे. पण त्यांच्याबद्दल एवढंच मी सांगू इच्छितो की त्यांना मार्क बरे पडल्यामुळं अत्युच्च अशा इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला असताना त्यांनी तो डिस्कंटिन्यू करून सोशल सायन्सेसकडे आले आणि त्याच्यामध्येच पुढं वकिलीचा कोर्स केला. परदेशामध्ये जाऊन त्याला आवश्यक असणारी डिग्रीही घेतली. पण हे सगळं करत असताना त्यांनी मनाशी एक खुणगाट अगदी पहिल्या दिवसापासून केलेली आपल्याला दिसते की या देशामध्ये सर्वसामान्यांसाठी संघर्ष करणारे, आंदोलन करणारे, त्यांच्या PILच्या माध्यमातून शेकडो केसेस त्यांनी लढवलेले आहेत. मग अगदी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या पासून असतील, बोफोर्स केस पासून असेल, राडिया टिप्स पासून असतील, की जिथं जिथं सर्वसामान्य लोकांचा संबंध आहे, ज्याच्यामुळं सर्वसामान्य लोकांना त्यांचं उद्ध्वस्तीकरण होतंय, ते अडचणीत येत आहेत, होत असलेल्या भ्रष्टाचारामुळं एक वेगळ्या पद्धतीचं वातावरण समाजामध्ये निर्माण होतंय, अशा ठिकाणी अशा केसेस या प्रशांत भूषण यांनी लढवल्या. आणि प्रशांत भूषण हे देशामध्ये लोकांच्यासाठी, मग दलित असतील, आदिवासी असतील, शेतकरी असतील, भटके विमुक्त असतील, अल्पसंख्याक असतील, हे ज्या ज्या वेळेस कायद्यानं अडचणीमध्ये ज्यावेळेस येत आहेत असं लक्षात आल्यानंतर त्यांच्या मदतीला प्रशांत भूषण हे धावून गेलेले आहेत, हे आपण पाहिलंय. आणि विशेषतः भ्रष्टाचाराच्या विरोधामध्ये या देशामध्ये आंदोलन ज्यावेळेस 12 मध्ये सुरू होतं
त्यावेळेस त्या आंदोलनामध्ये देखील त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. त्याच्यामधून निर्माण झालेली आम आदमी पार्टीमध्ये त्याचा एक भाग बनण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्याच आम आदमी पार्टीनं जी घटना तयार करण्याची जबाबदारी यांच्यावरती, योगेंद्र यादव सारख्या लोकांवरती केली, त्या घटनेप्रमाणे पक्ष चालला पाहिजे याचा ज्यावेळेस या दोघा तिघांनी चौघांनी आग्रह धरण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळेस त्यांना पक्षाच्या बाहेर हाकलून लावलं गेलं. हे सांगण्याचं कारण काय की आपण एखादा विचार मांडत असताना त्या विचाराच्या संदर्भामध्ये कुठल्याही पद्धतीची तडजोड करायची नाही. जे सध्याच्या काळामध्ये खूप दुर्मिळ झालेलं आहे. आणि कालही, आज इथं प्रशांतजी येणार म्हटल्यानंतर आज लोकशाहीच्या समोरची आव्हानं, काल आम्ही एक चर्चा, ओपन डिस्कशन असं ठेवलं होतं की समाजामधले जे सामाजिक प्रश्न आहेत, सामाजिक सलोखा आहे, त्याच्या समोरची जी काही आव्हानं आहेत तिथं त्यांनी सांगितली. आज बऱ्याचशा पेपरमध्ये आलं. परंतु काल त्यांनी शेवटी एक आव्हान केलेलं होतं की हे मी एकटाच सांगतोय असं नाही, असे हजारो लोक सांगतायत आज देशामध्ये. परंतु जे आज सुस्थितीमध्ये आहे ते फारसं बोलत नाहीत. त्यांनी बोलण्याची गरज आहे. आणि याच्यामध्ये मी निश्चितपणे एक आपल्या समोर एक तुलनात्मक दृष्ट्या विचार करण्यासाठी एक बाब ठेवू इच्छितो, ती अशी की आणीबाणीच्या काळामध्ये आणीबाणीला विरोध करणारे सर्व समाज घटक होते आणि सर्व समाज घटकातले लोक आणीबाणीला विरोध केल्यामुळे जेलमध्ये सुद्धा 2-2 वर्ष राहिले. त्याच्यामध्ये प्राध्यापक होते, त्याच्यात वकील होते, त्याच्यात पत्रकार होते, राजकीय पक्ष आणि संघटनाचे तर लोक होतेच, परंतु हे होते. परंतु ही सगळी मंडळी आजच्या परिस्थितीमध्ये काय आहे, गप्प बसताय. मी जे काही व्यक्त झालो तर माझं कोणी आजूबाजूला कोणी ऐकेल का, ही भीती आहे मनामध्ये. मला असं वाटतं की लोकशाहीला पुढे घेऊन जर जायचं असेल तर मनामधली भीती ही तुम्हाला लोकशाही विचार आणि मूल्य पुढे घेऊन जाता येणार नाही. शेवटी एवढंच मी म्हणेन की या सगळ्या गोष्टी आलेल्या आहेत, खरं म्हणजे ह्या काही रिपीट करण्याचीही गरज नाही. परंतु त्या एका घटनेमुळं फक्त देशामध्येच नाही तर जगामध्ये त्या घटनेची चर्चा झाली. आणि ती म्हणजे या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ज्यावेळेस एखादी चुकीची गोष्ट करतात, इथं औरंगाबाद मध्ये असेल किंवा तालुक्यातल्या एखाद्या आमदारांनी, सत्तेमधल्या आमदारांनी जर काही चुकीचं केलं तर त्याच्या विरोधामध्ये बोलायचं की नाही याबद्दल आपण 10 वेळेस विचार करतो. आजची परिस्थिती ती आहे. परंतु 2 वर्षापूर्वी त्यांनी जाहीरपणे ट्विट करून देशाला आणि जगाला दाखवून दिलं की एका बाजूला तुम्ही सर्वोच्च न्यायालय कोविडचं कारण देऊन लोकांना घराच्या बाहेर पडू देत नाही आहात. पडायचं जर झालं तर मास्क तुम्ही लावला पाहिजे असं तुम्ही सांगताय. आणि असे सांगणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नागपूरमध्ये आपल्या घराच्या समोर रस्त्यावरती मास्क न लावता एका 50 लाखाच्या मोटरसायकलवरती राईड करण्यासाठी प्रयत्न करतायत. तो फोटो आणि ट्विट केल्याबरोबर त्यांच्यावरती कंटेम्प्ट झाला. कंटेम्प्ट केल्यानंतर कंटेम्प्टला त्यांनी सामोरे गेले आणि कंटेम्प्ट केल्यानंतर ज्यावेळेस ती केस चालली, आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना तर ती खरं गंमतच वाटत होती की ती कसोटी कंटेम्प्ट तर त्यांनी स्वीकारलाच, माफी मागण्यासाठी 2-2दा 3-3दा त्याला सांगितलं, ती मागितलीच नाही. सरकारचे वकील त्यावेळेस वेणुगोपाल हे सांगतायत की त्यांना तुम्ही मोकळं सोडून द्या, आता त्याच्यामध्ये फार ताणू नका. परंतु सरकार आणि त्यावेळेचे जे बसलेले होते त्यांनी नाही केलं. शेवटी फाईन किती करावा लागला त्यांना, 1 रुपया. आणि तो जर भरला नाही तर मग ते 3 महिने तुम्हाला शिक्षा होईल. 3 महिने तुम्हाला, आता शिक्षा होऊन जर तुम्ही जेलमध्ये गेला तर त्यांना प्रॅक्टिस करण्याचा मुद्दाच नाही, पण तोही त्याला जोडला. मित्रांनो, सांगण्याचा मुद्दा एवढाच आहे की प्रशांत भूषण सारखी मंडळी या देशामधल्या
लोकशाहीला अधिक प्रबल करणारी आहेत आणि ते आज नुसतं संविधानाचीच मूल्य नाही तर समाजामध्ये जे एक वातावरण गेले 7-8 वर्षापासून जाणीवपूर्वक दूषित करण्याचा जो प्रयत्न होतोय ते होऊ न देण्यासाठी नुसतं फक्त भाषण ऐकून नाही तर आपल्याला देखील त्या संदर्भामध्ये भूमिका घेऊन रस्त्यावरती येण्याच्या संदर्भामध्ये विचार करावा लागेल अशा पद्धतीचा त्यांचा जो एक विचार ते सातत्यानं देशभर सांगतायत तोही आपण लक्षात ठेवूया. या निमित्तानं यापेक्षा फार बोलण्याची गरज नाही. धन्यवाद. की कृपया त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. माननीय भूषण सर. सामने बैठे हुए देवगिरी कॉलेज और औरंगाबाद के सभी प्रतिष्ठित माननीय व्यक्तिगण और देवगिरी कॉलेज के आए हुए यहाँ के प्राध्यापक, स्टूडेंट्स, सब खासकर मुझे ये देखकर बड़ी खुशी है कि यहाँ पर बहुत सारे युवा वर्ग के लोग आए हैं क्योंकि आगे चलकर इस लोकतंत्र को संभालने का काम युवा वर्ग को ही करना है. हम लोग तो कुछ मार्गदर्शन ही कर सकते हैं लेकिन असली काम तो युवा वर्ग को ही करना है. तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि हमारा लोकतंत्र कैसा बनाया गया और आज कहाँ खड़ा है तो हमको सबसे पहले अपना संविधान देखना होगा क्योंकि संविधान ही वो बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर हमारा लोकतंत्र बनाया गया और बाकी बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए और कई सारी संस्थाएं बनाई गई इस लोकतंत्र को चलाने के लिए. तो हमारे संविधान को अगर हम पढ़ें तो उसके प्रियम्बल में ही जो वैल्यूज़ हैं वो सब लिखी हुई हैं. वी द पीपल ऑफ इंडिया आर एस्टैब्लिशिंग ए सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणतंत्र. तो हम लोग एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना कर रहे हैं और अपने देशवासियों को प्रॉमिस कर रहे हैं क्या क्या, जस्टिस यानी न्याय, इक्वालिटी बराबरी, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता और फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व. और उसके बाद फिर हमारे संविधान में लोगों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या है और मौलिक अधिकार बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं. पहला तो बराबरी का आर्टिकल 14 जिसको कहते हैं, उसका अधिकार कि इस देश के नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. धर्म, जाति, सेक्स, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. सारे नागरिक बराबर हैं. दूसरा जो आर्टिकल 19 के राइट्स हैं जिनको सिविक राइट्स कहा जाता है कि हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो चाहे वो कह सकता है. उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. जो चाहे का ये मतलब नहीं है कि आप दंगा फसाद कराने के लिए कुछ बोलें, लेकिन अपनी राय ईमानदारी से रख सकते हैं सब चीज़ों के बारे में. उसके अलावा हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाने का, रहने का अधिकार, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का अधिकार, कोई एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार, प्रोटेस्ट करने का अधिकार, ये सब हमारे सिविक राइट्स आर्टिकल 19 के राइट्स में माने जाते हैं. लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण
मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 21, जिसको लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ यानी जीने का और लिबर्टी स्वतंत्रता का, ये अधिकार की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में करी है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हमको सिर्फ किसी जानवर की तरह जीने का अधिकार है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। यानी कि डिग्निफाइड लाइफ जीने में हमको जो चीज़ें भी न्यूनतम उपलब्ध होनी चाहिए वो सब हर नागरिक को उपलब्ध होनी चाहिए, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने करी है कि भाई बेसिक फूड, शेल्टर, खाने का, सर के ऊपर छत होने का, बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, एनवायरनमेंट, इसको भी इसमें डाल लिया है। करप्शन फ्री सोसाइटी, इसको भी आर्टिकल 21 में डाल लिया है। ये सब हमारे मौलिक अधिकार हैं। और लोकतंत्र कैसा स्थापित किया? लोकतंत्र एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे संविधान ने स्थापित करी, यानी कि हम लोग चुनाव से अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुन सकते हैं। वो लोग फिर सरकार बनाएंगे, पार्लियामेंट का गठन होगा, विधानसभाओं का गठन होगा, और वहाँ पर चर्चा करने के बाद कानून पास करे जाएंगे। जो सरकार बनेगी वो पॉलिसीज नियुक्त करेगी और उन कानून के हिसाब से सारी व्यवस्था चलेगी। इस लोकतंत्र को चालू रखने के लिए बहुत सारे संस्थान बनाए गए संविधान में ही। सबसे अहम संस्थान जो बनाया गया वो न्यायपालिका। न्यायपालिका का एक काम तो होता है कि लोगों के जो बीच में विवाद होते हैं उनके फैसले सुनाना, उनको तय करना। लेकिन दूसरा जो बड़ा काम है न्यायपालिका का, खासकर उच्च और उच्चतम न्यायालय का, वो है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और विधायिका और कार्यपालिका को अपने अपने दायरे में रखना, क्योंकि संविधान ने इनके भी दायरे बनाए हुए हैं। ये लिखा है कि कोई कानून जो है मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं हो सकता, संविधान की कोई धारा के खिलाफ नहीं हो सकता। और हम लोगों ने एक फेडरल डेमोक्रेसी स्थापित करी, जिसका मतलब है कि हमारे यहाँ एक केंद्र है और राज्य हैं, और राज्यों के अलग अधिकार हैं, केंद्र का अलग अधिकार है। वो सब संविधान में लिखे हुए हैं। तो संविधान के प्रति पूरी व्यवस्था को चालू रखने का एक बहुत बड़ा दायित्व हमारी न्यायपालिका को दिया गया है संविधान से। उसके अलावा एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है, जो कि सरकार से स्वतंत्र होनी चाहिए, जो कि स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराए, जिसमें कि किसी भी पार्टी के प्रति कोई भेदभाव ना हो। उसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया गया है, जो कि हमारे देश का जो संपत्ति है, पैसा है, उस पर पूरी निगरानी रखे, उसका ऑडिट करे। उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट मीडिया, खैर वो संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन ये तो उसमें निहित है। जब मौलिक अधिकार दिया गया अभिव्यक्ति का, तो उसमें निहित है कि जो हमारे देश में मीडिया होगी वो स्वतंत्र होगी, और उसको भी वही अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति का कि स्वतंत्र तरीके से सरकार जो कर रही है उसकी व्याख्या कर सके, अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको क्रिटिसाइज कर सके। ये सब एक इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए ज़रूरी है। तो और भी कई संस्थान बनाए गए, कुछ तो बाद में संविधान के बाद कानून से बनाए गए, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशंस बनाए गए,
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया। ये संविधान में नहीं लिखे हैं, लेकिन उसके बाद जो कानून बनाए गए उसमें लिखे हैं। ये भी हमारी लोकतंत्र के लिए बहुत अहम संस्थान है। जैसे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये काम दिया गया है कि न्यायपालिका के अलावा एक स्पेशलाइज्ड रोल है ह्यूमन राइट्स कमीशंस का, कि भाई जहाँ पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर इंटरवीन करके और सरकार को आदेश दे कि भाई ये गलत हो रहा है, आप इसको ऐसे ठीक करिए, पुलिस को आदेश दे वगैरह वगैरह। इसी तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कई अहम काम दिए गए हैं। एक तो ये है कि सीबीआई के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उस पर निगरानी रखना, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, यानी कि जो लोग सरकार में हैं और सरकार में जो भ्रष्टाचार या गलत काम हो रहा है उसको उजागर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम विजिलेंस कमीशन को दिया गया है। अब अगर आज हम ये पूछें कि क्या सचमुच, देखिए लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता की इच्छा से व्यवस्था चलना, जनता की इच्छा से कानून बनना, जनता की इच्छा से पॉलिसीज बनाए जाना। अगर आज हम ये सवाल पूछें कि क्या सचमुच इस देश में जनता की इच्छा से व्यवस्था चल रही है, क्या जनता जो चाहती है उस तरह के कानून बन रहे हैं, जनता जो चाहती है उस तरह की पॉलिसीज बन रही हैं, तो उसका ईमानदार जवाब होगा कि करीब करीब नहीं के बराबर। क्योंकि देखिए जनता की भागीदारी, अनफॉर्चुनेटली हमारे ओरिजिनल संविधान में भी जनता की भागीदारी इस लोकतंत्र को चलाने के लिए सिर्फ यहाँ तक सीमित कर दी गई कि हम लोग वोट देकर, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई, लेकिन सीधा सीधा व्यवस्था चलाने के लिए जनता को कोई खास अधिकार नहीं दिया गया था। ये एक हमारे ओरिजिनल संविधान की एक कमी है, कमजोरी है, और इसको ठीक करने की जरूरत थी। यानी कि हमको कुछ ऐसे प्रावधान बनाने की जरूरत थी जिससे कि जनता की भागीदारी बढ़ती। क्या कानून बनेंगे? जैसे बहुत सारे देशों में एक सिस्टम होता है इनिशिएटिव और रेफरेंडम का। उसका मतलब ये होता है कि अगर 10% लोग या 5% लोग जनता के अगर ये बोलें कि हमको ऐसा कानून चाहिए, हमको रोजगार का अधिकार चाहिए, यानी हर नागरिक को रोजगार का अधिकार होना चाहिए, 5 या 10% लोग अगर उस पर दस्तखत करके दें तो उस पर एक जनमत संग्रह कराया जाता है, रेफरेंडम कराया जाता है। और उस रेफरेंडम में अगर अधिकतर लोग, मेजॉरिटी अगर ये कहती है कि हाँ हमको ऐसा कानून चाहिए, तो वो कानून खुद म खुद बन जाता है। उसमें फिर पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर कानून तो पार्लियामेंट में बनते हैं, लेकिन इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम के थ्रू डायरेक्टली भी कानून बन सकते हैं, पॉलिसीज भी बन सकती हैं। यानी कि अगर जनता ये इनिशिएटिव दे कि हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स नहीं चाहिए, तो उस पर रेफरेंडम होकर ये तय हो सकता है, ये पॉलिसी बन सकती है कि भाई हिंदुस्तान में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स नहीं अलाउ होंगे। बहुत देशों में इसकी कंट्रोवर्सी चल रही है। यूरोप वगैरह में तो ज़्यादातर देशों ने बैन कर दिए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। हिंदुस्तान में अब कोशिश हो रही है कि अब जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड वगैरह है। मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ कि जनता की भागीदारी लाई जा सकती है, और बहुत सारे देशों में है। कानून बनाने में, पॉलिसी बनाने में इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम के थ्रू लाई जा सकती है, लाई जानी चाहिए थी। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं, अच्छा दूसरा तरीका ये होता है जनता की भागीदारी का कि जब कोई कानून, जिसको कहते हैं प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन,
जब कोई कानून पार्लियामेंट में पेश होता है तो उससे पहले उसको एक पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाता है और जनता की राय मांगी जाती है कि इस कानून, ये ड्राफ्ट कानून है, ये पार्लियामेंट में पेश होने वाला है, आपको इसके बारे में क्या कहना है। तो जनता का हर नुमाइंदा उस पर कमेंट कर सकता है कि भाई हमको ये चाहिए, नहीं चाहिए, इसमें ये बदलाव होना चाहिए, वगैरह वगैरह। हिंदुस्तान में उसका भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हिंदुस्तान में ये सोचा गया था कि पार्लियामेंट में कानून लाया जाएगा, वहां पर जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलए, एमपी वगैरह, वो लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया जाएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी लोगों को बुलाती थी, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स वगैरह को बुलाती थी कि भाई आप आकर बताइए अगर आपको कुछ कहना है इस कानून के बारे में। वो उनकी राय सुनकर फिर पार्लियामेंट्री कमेटी एक रिपोर्ट देती थी और उस रिपोर्ट के बाद फिर पार्लियामेंट में उस कानून पर डिस्कशन होता था और उस तरह से जनता की राय कुछ हद तक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के जरिए पार्लियामेंट के पास आती थी और उस आधार पर डिस्कशन होता था। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी को तो करीब करीब खत्म कर दिया गया है। अब कोई कानून पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं रेफर किया जाता, कम से कम पिछले 8 साल से। और पार्लियामेंट्री कमेटी को तो नहीं रेफर किया जाता, लेकिन पार्लियामेंट में भी डिस्कशन नहीं होता। अब तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कानून पास हो गए जो कि 2-2 मिनट के अंदर बगैर कोई चर्चा के, बगैर कोई डिस्कशन के बस पारित कर दिए गए शोर शराबे के अंदर। और हम एक और चीज देख रहे हैं कि बहुत सारे कानून जो हैं बजट के जरिए मनी बिल कह के पास कर दिए गए, जिसमें मनी बिल एक ऐसी चीज होती है, बजट एक ऐसी चीज होती है जो कि राज्यसभा में नहीं ले जाया जाता, सिर्फ लोकसभा पास कर देती है और बजट पास हो जाता है। बजट के जरिए बहुत सारे कानून पास कर दिए गए जो राज्यसभा ले ही नहीं जाएगा। संविधान ये कहता है कि कोई कानून पारित करने से पहले दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में पास करना होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि बजट के जरिए, बजट के साथ साथ 50 कानून, 50 अमेंडमेंट्स पास कर दिए जाते हैं, ये कह के कि भाई ये मनी बिल, बिल्कुल गैर संवैधानिक प्रक्रिया। लेकिन उससे राज्यसभा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। राज्यसभा में वो कानून जाते ही नहीं। तो पहली तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो हमने सोचा था, जो हमारे संविधान ने सोचा था, देखिए हमारे संविधान ने सब चीजें नहीं सोची। ये नहीं सोचा कि जनता की सीधी भागीदारी होनी चाहिए कानून बनाने में, पॉलिसीज बनाने में, और वो हमको सुधार करने चाहिए थे। लेकिन जो सोचा था और जो लिखा था वो भी नहीं हो रहा। यानी कि पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, पार्लियामेंट कमेटी को कुछ रेफर नहीं किया जा रहा, बहुत सारे कानून राज्यसभा में भी नहीं भेजे जा रहे, मनी बिल के थ्रू पास कर दिए जा रहे हैं। यानी कि हमारे लोकतंत्र, जो भी हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मॉडल बनाया गया था, उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। ये ठीक बात है कि अभी भी चुनाव होते हैं, अभी भी हम वोट देते हैं, और बाय एंड लार्ज वोटिंग फ्री एंड फेयर भी होती है। गड़बड़ियां होती हैं, कई जगह लोगों को चुनाव में अपनी वोट देने से रोका भी जाता है। कई जगह आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, जब बैलेट पेपर होते थे कि बूथ को कैप्चर कर लिया जाता था, उसमें बैलेट पेपर बहुत सारे निशान लगाकर भर दिए जाते थे, उसको बूथ कैप्चरिंग कहते थे।
अभी भी एक तरह की बूथ कैप्चरिंग कभी कभी होती है। अगर ऑपोजिशन के पोलिंग एजेंट्स वगैरह ना हो तो जो मेन पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके लोग जो है कई बार ईवीएम को प्रेस कर देते हैं। कई बार ईवीएम्स वगैरह मेल फंक्शन भी होते हैं। बहुत लोगों की ये भी शंका है, मेरी इतनी शंका नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बहुत मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन नहीं भी होता हो तब भी ये जरूरी है, क्योंकि ये वीवीपैट मशीन्स लगाई गई हैं। जब आप ईवीएम में प्रेस करते हैं बटन तो एक स्लिप गिरती है, लेकिन उस स्लिप की काउंटिंग ही नहीं करी जाती। वो एक तरह से एक बैलेट पेपर ही है। स्लिप वही होती है जिस सिंबल पर आपने बटन दबाया है उसी की स्लिप गिरेगी। उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। काउंटिंग होने में ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन और लगेगा, लेकिन वो काउंटिंग नहीं करी जाती। तो आज थोड़ा बहुत प्रश्न चिन्ह हमारे इलेक्शंस पर भी खड़ा हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज हमारा पूरा चुनावी लोकतंत्र जो है पैसे और प्रोपेगेंडा का खेल बनकर रह गया। क्यों? देखिए, इसका रीजन ये है कि जब हम वोट देने जाते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट 2 लेवल पर है। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट देते हैं तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली वही एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है हमारी कंस्टिट्यूएंसी का, चाहे उसको 30% ही वोट मिली, यानी 70% वोट जो हैं दूसरों को मिली हैं, लेकिन उनमें से अगर किसी को भी 30 से ज्यादा नहीं मिली तो वही एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। फिर जब सरकार बनती है तो जिस पार्टी या कोalition की मेजॉरिटी होती है वही पूरी सरकार चलाती है। बाकी जो ऑपोजिशन है उसका सरकार चलाने में कोई हिस्सेदारी नहीं होती। इसलिए जब हम वोट देते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं सोचते या देखते कि कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है या कौन सी सबसे अच्छी पार्टी है। अगर हमें ये लगता है कि ये कैंडिडेट या ये पार्टी तो सबसे अच्छी है लेकिन ये जीत तो नहीं पाएगी, इसके जीतने का चांस तो नहीं है, तब हम देखते हैं कि जिनमें जीतने का चांस है उनमें से जो कम खराब है उसको हम वोट दे देते हैं। अब ये हम कैसे देखते हैं कि किसका जीतने का चांस है किसका नहीं है, कि कैसे हम ये समझ बनाते हैं कि इसका तो जीतने का चांस है इसका नहीं है? ये इस आधार पर हम समझ बनाते हैं कि किस कैंडिडेट या किस पार्टी की कितनी विजिबिलिटी है। और वो विजिबिलिटी जो है वो अब पैसे और प्रोपेगेंडा का खेल है। जिसके पास पैसा है और जिसके पास मीडिया के ऊपर कंट्रोल है वो तो अपना पूरा प्रोपेगेंडा कर सकता है, क्योंकि पैसे से आप इश्तिहार खरीद सकते हैं, पैसे से आप बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगा सकते हैं, पैसे से ही आप बड़ी बड़ी रैलीज भी करते हैं। इलेक्शन रैलीज में आजकल ठेके दिए जाते हैं कि भाई तुम 50 बस भरकर ले आओ लोगों को, हम तुमको 50 लाख या 1 करोड़ रुपए देंगे 50 बस के लिए। इस तरह से बड़ी बड़ी रैली भी पैसे से करी जाती हैं और पैसे से ही आपके पेड वर्कर्स जो हैं आपके हैंडबिल्स और पोस्टर्स को जाकर लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जिस पार्टी और कैंडिडेट के पास पैसा नहीं है उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है। अगर उसके पास पैसा भी नहीं है और मीडिया के ऊपर भी कोई उसका इन्फ्लुएंस नहीं है तो उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है। और आज तो ये हो गया है कि मीडिया के ऊपर सारा के सारा कंट्रोल सरकार का ही आ गया है, यानी कि रूलिंग पार्टी का आ गया है। और ये कंट्रोल उन्होंने कई तरीके से एस्टैब्लिश किया है कि पहले तो सरकारी इश्तिहार से
कि जो हमारा प्रोपेगेंडा करेगा उसी को सरकारी इश्तिहार मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। उनको सरकारी पैसा मिलेगा इश्तिहार के लिए, बाकी को नहीं मिलेगा। फिर अगर उससे भी नहीं माने, उससे भी नहीं कब्जे में आए, तो फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, इन सब को लगा दो उनके पीछे जो नहीं मान रहे हैं। और उससे भी नहीं कब्जे में आए तो फिर उनको खरीद लो, जैसे कि अब अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया, एक स्वतंत्र टीवी स्टेशन था, उसको खरीद लिया। तो मीडिया का भी सारा के सारा कंट्रोल, मेन स्ट्रीम मीडिया का सारा के सारा कंट्रोल जो सत्ताधारी पार्टी है उसके हाथ में आ गया है। और पैसा भी करीब करीब सारा के सारा सत्ताधारी पार्टी के हाथ में आ गया है। ये हमको इससे दिखाई देता है कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम खोली, उससे पता लग रहा है कि करीब 80% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के पास जा रहा है, जो कि केंद्र में आज रूलिंग पार्टी है, यानी भाजपा। तो जब ये हो जाए कि पैसा और प्रोपेगेंडा दोनों के सारा नियंत्रण ही पार्टी के पास आ जाए, तब फिर बहुत लोकतंत्र में बहुत मुश्किल हो जाती है और लोकतंत्र चरमराने लगता है। अब ये पैसे का खेल चुनाव ना बन जाए, इसके लिए हम लोगों ने कानून बनाए हैं कि कोई कैंडिडेट 75 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता लोकसभा में, और विधानसभा में 20-25 लाख। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल तो अभी सुन रहे थे कि पंचायत में भी लोग उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। विधानसभा, लोकसभा तो छोड़िए, लोकसभा में लोग 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ खर्च कर देते हैं। और इसलिए खर्च कर देते हैं, चाहे कानून बना हुआ है कि 75 लाख से ज्यादा आप नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि वो सब पैसा कैश में खर्च करते हैं और इलेक्शन कमीशन को झूठा अकाउंट दे देते हैं। इलेक्शन कमीशन को बता देते हैं कि हमने तो सिर्फ 70 लाख खर्च किया, जबकि उन्होंने 10 करोड़ खर्च कर दिया है कैश में। अब जब मोदी जी ने ये कानून बनाया था नोटबंदी का, कि नोटबंदी करी थी और उसमें ये बोला था ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक कैशलेस सोसाइटी चाहते हैं। कैशलेस सोसाइटी मतलब कि सब लोग अपना जो लेन देन है बैंक के थ्रू करें और कैश से ना करें। अब ये तो हम समझ सकते हैं कि आम आदमी अपना लेन देन सब बैंक के थ्रू नहीं कर सकता, उसको कैश की जरूरत होएगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स, इनके लिए तो ये कानून बनाया जा सकता था आसानी से कि भाई पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स अपना सब लेन देन बैंक के थ्रू करेंगे, कैश में नहीं करेंगे। और अगर कैश में किया तो उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा और उनका इलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप पकड़ गए कि आप कैश में लेन देन कर रहे हैं तो आपका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। ये कानून तो आसानी से बनाया जा सकता था। और अगर ये बनाया जाता तो कम से कम ये जो हो रहा है कि जो इलेक्टोरल स्पेंडिंग के ऊपर जो लिमिट लगी है उसकी धज्जियां जो उड़ाई जा रही हैं, ये इतनी आसानी से धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती। लेकिन ये नहीं बनाया गया। दूसरा, आपने कैंडिडेट्स के ऊपर तो लिमिट लगा दी कि तुम इतना खर्च कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी कितना भी खर्च कर सकती है उसी चुनाव में अपने ही कैंडिडेट्स के लिए, कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे अनुमान लगाया जाता है कि 2019 के चुनाव में भाजपा ने 50,000 करोड़ खर्च किए, 50,000 करोड़, यानी कि एक एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर 100 करोड़। 75 लाख लिमिट है एक कैंडिडेट की, और अगर पार्टी 100 करोड़ खर्च कर रही है एक एक कैंडिडेट के ऊपर तो उस लिमिट का कोई मायने ही नहीं। तो एक कानून ये होना चाहिए था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के स्पेंडिंग पर लिमिट लगे, लेकिन वो कानून नहीं बनाया गया। और उल्टा ऐसे ऐसे जो कानून बने हुए थे, जैसे
पार्टी कैंडिडेट्स विदेशी पैसा नहीं ले सकते। FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसका जब हम लोगों ने एक केस में कांग्रेस और भाजपा दोनों को पकड़ा कि विदेशी कंपनियों से पैसा ले रहे थे और हाई कोर्ट ने बोला कि इनका प्रोसिक्यूशन करिए, तब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस कानून को बदल दिया गया। ये कांग्रेस के टाइम में हुआ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बदल दिया गया और ये कह दिया गया कि कोई विदेशी कंपनी अगर हिंदुस्तान में अपनी सब्सिडियरी बनाकर हिंदुस्तान की सब्सिडियरी के जरिए पैसा देती है तो उसको विदेशी पैसा नहीं माना जाएगा। यानी कि आप रफेल के सौदे में मान लीजिए आपको 10% कमीशन लेना हो, तो रफेल की कंपनी जो है, डैसॉल्ट जिसका नाम है, उसको सिर्फ इतना करना है कि हिंदुस्तान में अपनी एक सब्सिडियरी बना ले, जो उन्होंने बना ली है, और उसके जरिए 6000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर भाजपा को दे दे कि भाई ये लीजिए आपका 10% कमीशन इस डील में, और किसी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें किसी को ये नहीं पता लगता कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को दिया। इतना बस पता लगता है कि भाजपा को 80% इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। अभी तक 12-14 हजार के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए हैं, उसमें से 80% भाजपा को दिए गए। किसने दिए, किस लिए दिए, ये कुछ नहीं पता लगता। इलेक्टोरल बॉन्ड कैश की तरह है। एक बस फर्क ये है कि अभी आपके पास 2000 का नोट सबसे बड़ा नोट है, इलेक्टोरल बॉन्ड का नोट जो है 1 करोड़ का है। आप स्टेट बैंक से जाके 1-1 करोड़ के 6000 नोट खरीद लीजिए और 6000 नोट आप भाजपा को पकड़ा दीजिए और बोल दीजिए कि ये लीजिए, ये आपका 10% कमीशन है रफेल सौदे के ऊपर, और किसी को पता नहीं लगेगा कि 10% घूस दे दी गई। यानी कि जो पैसे के खेल पर जो थोड़े बहुत नियंत्रण थे वो भी खत्म कर दिए गए। आपने फॉरेन फंडिंग अलाउ कर दी, आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए, और आपने जो लिमिट लगी थी कॉरपोरेट स्पेंडिंग के ऊपर कि कोई कंपनी अपने प्रॉफिट्स का 15% से ज़्यादा या 7.5% से ज़्यादा पॉलिटिकल डोनेशन नहीं दे सकती, वो भी हटा दी। और ये तीनों संशोधन, इलेक्टोरल बॉन्ड, FCRA और ये कॉरपोरेट फंडिंग, सारे संशोधन मनी बिल के जरिए करे गए, यानी कि राज्यसभा में तो ले जाए नहीं गए। तो इलेक्शन इस वजह से अब पैसे और प्रोपेगेंडा का खेल हो गया है, जिसके वजह से आज हमारा चुनावी लोकतंत्र भी चरमरा गया है। साथ में जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, न्यायपालिका, मीडिया, इलेक्शन कमीशन, ये सब सरकार से स्वतंत्र होने थे, इनको स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन अलग अलग हथकंडे अपनाकर इन इंस्टीट्यूशंस को भी सरकार ने अपने कब्जे में काफी हद तक कर लिया है। इलेक्शन कमीशन तो पूरा ही सरकार के कब्जे में दिखाई देता है। सेशन साहब जब बने थे इलेक्शन कमिश्नर, उस समय बिल्कुल स्वतंत्र दिखाई देता था। ये दूसरी बात थी कि सेशन साहब में अपनी अलग प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कम से कम स्वतंत्र तरीके से काम करते हुए दिखते थे। उसके बाद भी बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर्स बने जो स्वतंत्र दिख रहे थे, लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन है उसमें तो हम ये देखते हैं कि इलेक्शन की डेट्स सरकार डिक्टेट करती है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन अगर कोई मंत्री करे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, सिर्फ ऑपोजिशन अगर करे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन होता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन आज बिल्कुल सरकार के हाथ में कठपुतली की तरह दिखाई देता है। न्यायपालिका भी बहुत एक समय पे बहुत स्वतंत्र होती थी, लेकिन पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका की भी स्वतंत्रता चरमरा गई है। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है, अभी हाल में थोड़ा सा बेहतर हुई है सिचुएशन, जब
पिछले चीफ जस्टिस आए और करंट चीफ जस्टिस आए, उसके बाद से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन कई साल से हम ये देख रहे हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता चरमराई हुई है। देखिए, पहले वैसे तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को एक तरह से स्वतंत्र रखा गया है कि सरकार का कोई नियंत्रण उनके ऊपर नहीं है। सरकार कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकती उनके खिलाफ, सिर्फ इम्पीचमेंट हो सकता है। इम्पीचमेंट बहुत इम्प्रैक्टिकल प्रोसेस है और अपॉइंटमेंट्स का भी कंट्रोल न्यायपालिका ने अपने हाथ में ले लिया था, ये कह के कि संविधान में जो लिखा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार करेगी चीफ जस्टिस को कंसल्ट करके, तो उसका उन्होंने व्याख्या ये करिए कि कंसल्टेशन का मतलब है उनकी कॉन्करेंस से, यानी कि उनकी सहमति से। और फिर ये बोल दिया है कि भाई अगर जो सीनियर जजेस का कोलिजियम है जिन जजों को रेकमेंड करेगा उन्हीं की नियुक्ति होनी होगी, और अगर आपको आपत्ति है तो आप एक बार नाम वापस भेज सकते हैं, सरकार एक बार नाम वापस भेज सकती है। उसके बाद अगर कोलिजियम यूनानिमसली उन नाम को रीइटरेट करता है तो उनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन हाल में क्या हुआ है कि इस सरकार ने एक नया हथकंडा अपनाया है कि कोलिजियम जो नाम रेकमेंड करता है उस पर बैठे रहते हैं, यानी कि उनका अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन तो सरकार को इशू करना है, वो नोटिफिकेशन ही नहीं इशू करते, कई सालों तक बैठे रहते हैं। कभी कभी वापस भेजते हैं कुछ आपत्ति लगाकर, और उसके बाद कोलिजियम जो है जब यूनानिमसली उसको रीइटरेट भी करता है कि भाई हम सर्व सहमति से पांचों जजेस ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसका तो नियुक्ति होनी ही चाहिए, तब भी नहीं नियुक्ति करते हैं, तब भी नोटिफिकेशन नहीं इशू करते हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून ले डाउन किया है उसका सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। और जो इंडिपेंडेंट जजेस, सरकार को जब दिखता है कि भाई ये जज तो बहुत इंडिपेंडेंट होगा, हमारी बात नहीं मानेगा, तो उनकी नियुक्ति नहीं होने देते। एक तरीका तो पहले से था न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए, वो तरीका था कि रिटायरमेंट के बाद आप उनको कोई कमीशन, कोई ट्राइब्यूनल, कोई पोस्ट रिटायरमेंट नौकरी दे दें किसी जज को, और उसके वजह से आप उनको इन्फ्लुएंस कर लेते थे कि भाई अगर तुम हमारा काम करोगे, फैसला हमारे हक में दोगे, तब तो हम तुमको रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये तरीका तो पहले से चल रहा है। लेकिन एक नया हथकंडा जो कि इस सरकार ने अपनाया है कि सब जजों का एक फाइल बना लो। और फाइल कैसे? ये सारे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, आईबी, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, सबको बोलो कि इनके या इनके नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में कोई कमजोरी इनकी पकड़ लो, जो किसी की भी कमजोरी मिल जाए उसके बारे में फाइल बना लो और फाइल हमको दो। ये एक तरीका इस सरकार ने अपनाया है। और उसमें अगर किसी भी जज की कोई भी कमजोरी अगर उनको पकड़ में आ जाए तो उस कमजोरी का इस्तेमाल करके उनको ब्लैकमेल करो कि भाई देखिए हमारे पास ये है, हम तो आपके बेटे के खिलाफ ये कर सकते हैं अगर आपने हमारा काम नहीं किया। और ये हो रहा है। और अगर वो जज जो है वो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, तब तो आधी न्यायपालिका सरकार के हाथ में आ गई, क्योंकि चीफ जस्टिस के दो बहुत अहम अधिकार होते हैं। एक ये कि वो हर केस का तय करता है कि ये केस कौन सी खंडपीठ सुनेगी, कौन से जज सुनेंगे, और सब जजों के बारे में सबको पता है ये जज स्वतंत्र है, ये जज ईमानदार है, ये जज बेईमान है,
ये जज जो है सरकार के सामने घुटने टेकने वाला है। तो अगर, और यही बात 4 सीनियर जजेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तब बोली थी कि उस समय के मौजूदा चीफ जस्टिस अपने इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं जिससे कि लोकतंत्र खतरे में आ गया। ये अधिकार कि कौन सा केस किस बेंच के सामने लगाया जाए, किस जज के सामने लगाया जाए। तो और दूसरा अधिकार चीफ जस्टिस का ये होता है कि जो अपॉइंटमेंट्स का जो कोलिजियम जो तय करती है कि भाई अच्छा इन जजों के अपॉइंटमेंट होने चाहिए, फाइनली वो चीफ जस्टिस भेजता है गवर्नमेंट को। और हमने देखा अभी हाल में केस ऐसा हुआ कि कोलिजियम ने 2 जज का नाम रेकमेंड किया सुप्रीम कोर्ट के लिए, और उस समय चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, और उन्होंने जिन्होंने राफेल के मुद्दे पर सरकार के हक में फैसला दिया, जिनको सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में पकड़ लिया था सरकार ने, उस रिकमेंडेशन को क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि उनकी नियुक्ति हो, तो उन्होंने आगे भेजा ही नहीं, जबकि कोलिजियम ने यूनानिमसली तय किया था कि भाई ये नाम भेजने चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, सरकार की आपत्ति थी। तो चीफ जस्टिस अगर सरकार के हाथ में आ जाए तो आधी न्यायपालिका आपके हाथ में आ गई। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज हो गई है। और मीडिया का तो मैंने आपको बताया ही कि सरकार ने करीब पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया है। इलेक्शन कमीशन का ये हुआ है कि अभी केस हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में किया था कि भाई ये इसलिए हो रहा है, और बहुत सारे लॉ कमीशन और कई कमीशंस ने ये बात बोली थी कि अगर इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति सरकार के हाथ में होगी, और अनफॉर्चुनेटली उनकी नियुक्ति सरकार के हाथ में है, तो फिर इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता पर आंच आएगी, और यही हो रहा है। तो अब हम लोगों ने पिटिशन करी हुई है, उसमें जजमेंट रिजर्व्ड है। होपफुली अब वो ये करेंगे, जैसे सीबीआई डायरेक्टर के बारे में कानून है कि सिर्फ सरकार नियुक्ति नहीं करेगी, बल्कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक कमेटी होगी, वो मिलकर तय करेंगे कि किसको इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए। तो इस वजह से आज हमारा लोकतंत्र और उसके बचाव के लिए जो संस्थाएं बनाई गई थीं, वो सब आज खतरे में हैं। उनकी स्वतंत्रता खतरे में है, और हमारा लोकतंत्र और हमारा गणतंत्र भी खतरे में है। अब सवाल ये है कि हम लोग नागरिक के तौर पर क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको एक अवेकेंड सिटीजन की तरह हमको कम से कम अवेयरनेस चाहिए, हमको कम से कम समझ चाहिए कि भाई देश में हो क्या रहा है, हमारे लोकतंत्र का हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो हम अपनी आंख और कान खोल कर रखें और समझने, और अपना दिमाग खोल कर रखें कि भाई, और समझें कि हो क्या रहा है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां हमको लगता है कुछ गलत काम हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ बोलें। जहां हमको लगता है कि कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो हम उस रिफॉर्म्स की मांग करें। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर नागरिक की है, और ये तो हम लोग सब कर ही सकते हैं कि हम समझें और बोलें। उसके अलावा और भी अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ने का अगर हमारे में क्षमता है, तो हम उसके आगे बढ़ के और भी कर सकते हैं। देखिए, आज एक और बड़ा खतरा सामने आ गया है, जो कि ये सांप्रदायिकता का। आज तो हमारी सरकार और रूलिंग पार्टी और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति नफरत हो जाए।
और उस आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं कि जिससे कि बाकी जो सारे मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी का, ये इन्फ्लेशन का, भाई बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, भ्रष्टाचार का, ये सब मुद्दे दब जाएं और सिर्फ सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को बांटकर और उसकी हिंदुओं की वोट लेकर चुनाव जीतते रहें। तो इसकी वजह से समाज में भी बहुत समस्या पैदा हो गई हैं। चुनावी लोकतंत्र तो और चरमरा गया है इसकी वजह से। तो हम लोग, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी ये काम कर रही है अनफॉर्चुनेटली, जो सारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो सरकार का प्रोपेगेंडा का एक तंत्र बन गई है, वो भी ये काम कर रही है। किसी भी रोज आप शाम को टेलीविजन पर जाएंगे तो आपको यही दिखेगा, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा एक दायित्व और एक काम जो हम और कर सकते हैं वो ये है, ये जो नफरत फैलाई जा रही है, ये जो असली मुद्दों को ढका जा रहा है, हम उनकी चर्चा कम से कम सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया के जरिए तो कर सकते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो अखबार या टेलीविजन, ये सरकार के कब्जे में आ गए हैं, लेकिन जो इंटरनेट मीडिया है और सोशल मीडिया है वो तो अभी तक ज़्यादातर स्वतंत्र है। तो उसके ज़रिए सिटीजन्स इतना काम कर सकते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। सोशल, जैसे भाजपा ने एक आईटी टीम बनाई हुई है जिसका काम ये है कि दिन भर ऑर्गेनाइज तरीके से आईटी सेल बनाया हुआ है और उनके बड़ा वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है, व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को मैसेजेस भेजना, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह के जरिए वो झूठ और नफरत फैला रहे हैं। हम लोग कम से कम, देखिए उनके पास तो पैसा है, उन लोगों ने 3-4 हज़ार लोगों को बैठाया हुआ है अपनी आईटी टीम में, आईटी सेल में, 50 हज़ार रुपये पगार देते हैं। लेकिन हम लोग वॉलंटियर्स की एक आर्मी बना सकते हैं, वॉलंटियर्स की एक टीम बना सकते हैं जो कि इस नफरत के खिलाफ प्यार फैलाए, जो कि बताए कि भाई हमारे देश की स्ट्रेंथ ही है हमारी डाइवर्सिटी, रिलीजियस कल्चरल डाइवर्सिटी, यही हमारी स्ट्रेंथ है। और जो एंगेजमेंट हुआ है डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में, उससे हमारे देश को, हमारे समाज को कितना फायदा हुआ, ये सारे मैसेजेस हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो झूठ फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको बॉयकॉट करवाएं। कम से कम ये मीडिया चैनल्स वगैरह जो ये काम कर रहे हैं, इनको बॉयकॉट हम लोग करने की कैंपेन चला सकते हैं। तो हम लोगों को एक, जैसे इन लोगों की ट्रोल आर्मी है, हमको एक ट्रुथ आर्मी बनाने की जरूरत है जो वॉलंटियर्स की आर्मी होगी। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि भाई अमन चैन बना रहे, और इस तरह से जो नफरत फैलाई जा रही है ये गलत है। और देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून होना चाहिए, सरकारी जो रिक्त पद पड़े हैं इनको जल्दी से और क्रेडिबल तरीके से फिलअप होना चाहिए। जो पब्लिक सेक्टर का इंडिस्क्रिमिनेट प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ये बंद होना चाहिए। इन्फ्लेशन को काबू में करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोग इन मुद्दों को उठा सकते हैं और इस नफरत के खिलाफ हम लोग लड़ सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी ट्रुथ आर्मी सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया पर बनाएं। तो इस देश के नागरिक बहुत कुछ कर सकते हैं और ये कभी नहीं सोचना चाहिए। कई लोग हताश हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल गलत और नकारात्मक सोच है। हमको हर समय ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक हमारे प्रोफेसर थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, वो कहते थे कि व्हेन द गोइंग लुक्स टफ जस्ट हैंग इन देयर बिकॉज यू नेवर नो व्हेन द टाइड विल टर्न। तो हम लोगों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहना चाहिए और कुछ पता नहीं कब एकदम से हवा बदल जाती है। जब इमरजेंसी थी तो लोग हताश हो गए थे कि भाई अब तो लोकतंत्र खत्म हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते।
एकदम से इमरजेंसी हटी और एकदम से हवा बदल गई। एकदम से उस समय मिसेस गांधी की कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बुरी तरह से हार गई और एक नई व्यवस्था आ गई। तो इसलिए हताश कभी नहीं होना चाहिए। हर समय हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए और कभी भी बड़ी तेजी से हवा बदल जाती है। तो बस यही चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता था और मुझे उम्मीद है, देखिए इस देश के युवा पीढ़ी का इसमें बहुत बड़ा दायित्व है। जो भी हिंदुस्तान में नया मूवमेंट खड़ा होगा, चाहे वो बेरोजगारी के ऊपर हो, चाहे इस नफरत के खिलाफ हो, उसमें अगवाही तो युवा पीढ़ी को ही करनी पड़ेगी। क्योंकि युवा पीढ़ी के पास पहली बात तो एनर्जी होती है, दूसरी बात सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स वही हैं, क्योंकि उन्हीं की ज़िंदगी आगे है और जैसा समाज बनेगा उन्हीं की लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। हम लोगों की तो ज़िंदगी करीब करीब ख़त्म हो चुकी है। और तीसरी बात, युवा पीढ़ी के पास सबसे ज़्यादा नए आइडियाज़ भी होते हैं। हम लोग तो थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी अपने आप बहुत नए नए चीज़ें सोच सकती है। इसी वजह से जितनी ये नई टेक्नोलॉजी फर्म्स और नई स्टार्टअप कंपनियां सब युवा लोग शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ पर इतने सारे लोग हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि जैसे वो मेधा पाटकर कहती हैं ना कि एक दिन ज़रूर आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया ज़माना आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं खूप धन्यवाद सर. यानंतर आभार व्यक्त करण्यासाठी मी राम चव्हाण सर यांना आमंत्रित करते. राम चव्हाण सर. उषक काल होता होता काळ रात्र आली आणि पुन्हा पेटवा आयुष्याच्या मशाली. हा संदेश घेऊन आलेले ॲडव्होकेट प्रशांत भूषण सर यांचं मी बापू सुधा काळजाते प्रतिष्ठानच्या वतीनं आभार मानतो. त्याचसोबत ॲडव्होकेट अंकुश भालेकर सरांनी या कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान भूषवलं, आम्हाला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल त्यांचेही आभार मानतो. मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सन्माननीय सरचिटणीस आमदार सतीश भाऊ चव्हाण, त्यांची सर्व कार्यकारिणी, देवगिरी महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय अशोक तेजनकर सर, सर्व स्टाफ, त्यांनी आम्हाला ही सुविधा उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल त्यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो. विशेषतः या ठिकाणी उपस्थित असणारे श्री त्र्यंबक भाऊ पात्रीकर, डॉक्टर जयदेव डोळे सर, उल्हास शिवरकर सर, डॉक्टर श्रीराम जाधव सर, देवगिरी महाविद्यालयातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, उपस्थित विद्यार्थी, बापू सुधा काळदाते प्रतिष्ठानचे सर्व सदस्य, औरंगाबाद शहरातील बापू सुधा काळदाते प्रतिष्ठान व बापू साहेब काळदाते सरांच्या विचारावर प्रेम करणारे सर्व नागरिक आणि भारताला या भारतीय लोकशाहीला वाचवण्याची जिज्ञासा बाळगणाऱ्या सर्व औरंगाबाद शहरातील सर्व नागरिकांचे मी या ठिकाणी प्रतिष्ठानच्या वतीने आभार मानतो. सर्व माध्यम प्रतिनिधींचे व सर्व श्रोत्यांचे आभार मानून हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. सर इकडे बघा. नाही सर झालं सर एक मिनिट. आपला लगेंगे तो थोड़ी देर में लगता है अभी क्या करेंगे. अरे सर
इथं आहे गेट समोर. ठीक आहे.